नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया एक सीरीज के फुल निबंध है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। अगर आप लोगों ने सीरीज के फुल निबंध का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं बतला देता हूँ। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका जन्म 1907 में आर्थ दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और 1979 में इनका देहांत हो गया था दिल्ली में। देखिए, हिंदी साहित्य जो है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक अपने आप में मतलब एक आलोचक, एक लेखक, एक इतिहासकार नहीं होकर के एक अपने आप में संस्था है। ये कुछ एक विद्वान ऐसे हैं जिन पे जैसे हिंदी टिकी हुई है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, भारतेंदु का प्रश्न आपको मिलेगा, भारतेंदु जी का। ठीक उसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मिलेगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी मिलेगा, तो प्रेमचंद जी का भी मिलेगा, तो जयशंकर प्रसाद जी का भी मिलेगा, तो निराला जी का भी मिलेगा। ठीक है। इस प्रकार से जैसे तुलसीदास जी का मिलेगा तो सूरदास जी का भी मिलेगा, तो कबीरदास जी का भी मिलेगा। ये कुछ लेखक या कवि ऐसे हैं हिंदी में जिनके बारे में आपको हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। उन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्नोत्तर हैं, वो एग्जाम में परीक्षा प्रश्न जो प्रश्न पत्र होता है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना। यानी कुछ अपने आप में संस्था हैं ये, इनको अपन लेखक, कवि, आलोचक या इतिहासकार नहीं कह सकते। तो जिस प्रकार से निबंध की अगर कहाँ पर चर्चा चलती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम सर्वप्रथम आता है। अगर कहीं पर व्यंग्य की बात आती है तो व्यंग्य के रूप में एक तो शरद जोशी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और दूसरे जो हैं वो प्रेमचंद के फटे जूते नाम से जिनका एक व्यंग्य लेखक है। इसका मैंने आपको हिंट तो दे दिया है, परंतु उसका नामकरण वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि व्यंग्य के की जब चर्चा चलती है जहाँ पर भी कि व्यंग्य को विधा का दर्जा अगर किसने दिलाया, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो विद्वान कौन थे। अगर व्यंग्य का कोई प्रश्न आएगा तो उनका सर्वप्रथम उन्हीं को चुना जाएगा कि इनके जैसा व्यंग्य आज तक हिंदी साहित्य में किसी ने नहीं लिखा, और वाकई ही नहीं लिखा था। वो कौन से विद्वान हैं आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपके भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, और अन्य जो विद्यार्थी जो वीडियोज़ देखेंगे उनको जिनको याद नहीं है उनको भी वो याद हो जाएगा कि व्यंग्य के रूप में किस किस को याद किया जाता है, और व्यंग्य को हिंदी में विधा का दर्जा किसने दिलाया। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वो बातें। ठीक है। और जिन विद्वानों का मैंने नाम बताया है वो आप एक बार उनके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर रखना। अब देखते हैं अपने सीरीज के फूल जो निबंध है उसके बारे में। इसका सबसे पहले अपन सारांश देख लेते हैं। तो इस निबंध में लेखक ने शिरीष को आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर के, यानी चाहे गर्मी हो, चाहे आंधियाँ हो, चाहे लू हो, शिरीष का जो फूल है वो एक अवधूत, अवधूत का मतलब साधु सन्यासी होता है, यानी हर परिस्थिति में समान भाव से रहने वाला, वो होता है अवधूत। वो अविचल यानी डिगता नहीं है। अविचल होकर के अपने कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य के अंदर, इसमें इस निबंध के माध्यम से अपन को शिक्षा क्या मिली है कि शिरीष के फूल के माध्यम से मनुष्य के अजय जिजीविषा जीने की इच्छा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच में धैर्य पूर्वक रहना चाहिए इंसान को, और लोक के साथ में चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने की महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। और ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर में आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली है। मतलब एक तो देह बल होता है और एक आत्मबल होता है। देह बल का मतलब शारीरिक बल, आत्मबल का मतलब होता है आत्मविश्वास होना चाहिए आदमी को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए तो आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति महात्मा गांधी जी को याद हो आती है। यानी लेखक को सीरीज को देखते हुए ये बात याद आ जाती है कि देह बल के ऊपर आत्मबल पर भरोसा किसको था, महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी जी की याद आ जाती है। तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमकसा उठते हैं। शुरुआत में लेखक हैं वो शिरीष की कोमल सुंदरता के जाल बुनते हैं कि शिरीष का जो पुष्प होता है उसके जो फूल होते हैं वो कितने कोमल होते हैं, किस प्रकार से वो किसका दबाव सहन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो सारी बातें बताते हैं। फिर उसे भेद करके उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में पेरता है। यानी मध्यकालीन सांस्कृतिक जो इतिहास था उसके बारे में जानकारी मिलती है।
फिर तात्कालिक जीवन और सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हैं तथा उसका खोखलापन भी उजागर करते हैं। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह शीर्ष को, यानी जैसे लोगों ने अशोक के फूल को भूल गए थे, वैसे शीर्ष के फूल को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत हो जाते हैं और इसी से उसे सच्चे कवित्व के दर्शन उपलब्ध होते हैं। सात्विक होने का एकमात्र शर्त यह है कि ऐसा कवि समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। यानी इंसान को आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। शीर्ष के पुराने जो फल हैं, पुराने जिसको पतझड़ी बोलते हैं ना अपना, वो फलों की अधिकतर लिप्सु खड़खड़ाहट और नए फल पत्तों और फलों के द्वारा उन्हें दिखिया करके, यानी वो पतझड़ी तब तक नहीं झड़ती हैं जब तक नए फूल, नए पत्ते और नए फल नहीं आ जाते हैं, नई पतझड़ी नहीं आ जाती हैं, वो धक्का मार करके बाहर नहीं निकालते हैं। उसमें लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य जो द्वंद्व होता है ना, क्योंकि एक तो पुराने विचार होते हैं, एक नए विचार होते हैं, दोनों के मध्य द्वंद्व होता है, तो उस द्वंद्व को इस सीरीज के फलों के माध्यम से उकेरा है। संकेत क्या है? अंत में लेखक कहते हैं कि मैं जब सीरीज की ओर देखता हूं तो तब मेरे मन में हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ। यहाँ पर जो अवधूत है वो गांधी जी को कहा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो एक जगह ये भी लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो कि वाग्जाल मनुष्य की को दुर्गतिहीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजो उद्दीप्त ना कर सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, मैं उसे साहित्य कहने में मुझे बहुत संकोच महसूस होती है। ये बात भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण अपन लेते हैं प्रश्नोत्तर। ठीक है, पहला अपना प्रश्न है कि शीर्ष के फूल किस निबंध संग्रह से लिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध संग्रह हैं उसके दो चार के नाम बतला देता हूँ आपको, जैसे अशोक के फूल है, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, कुटज है, विचार पर्व है, आलोक पर्व है, प्राचीन भारतीय कलात्मक विनोद है। ये इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। तो जो शीर्ष के फूल जो निबंध है वो कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। द्वितीय श्रेणी में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार। ये अपनी व्याख्यातावृत्ति में स्पेशली जोड़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है अगला यहीं से प्रश्न पुटअप कर ले। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बहुत अच्छा प्रश्न है। आलोक पर्व के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये जो आलोक पर्व रचना है वो भी एक मतलब निबंध संग्रह है, उसी पे मिला था। यानी निबंधों की जहाँ पर भी चर्चा आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेरनाथ रॉय हैं और केदारनाथ हैं, उनके नाम स्पेशली ध्यान रखा करो। विद्यानिवास मिश्र, सॉरी केदारनाथ नहीं, विद्यानिवास मिश्र हैं और कुबेरनाथ रॉय हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध की वृहत त्रयी के रूप में माने जाते हैं। यानी ये तीन विद्वान ललित निबंधों के अच्छे ज्ञाता थे, अच्छे अच्छे ललित निबंध उन्होंने अपने को दिए हैं, यानी निबंधों के माध्यम से अपने आचरण में शुद्धि प्रदान की है इन्होंने। अभी पीछे मैंने बताया था कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। उक्त कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। व्याख्यातावृत्ति के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। हो सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में इस प्रश्न को एग्जामिनर प्रश्न पत्र में डाल दे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित कल्पलता किस प्रकार की विधा? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये निबंध संग्रह है और इसी कल्पलता से अपना शीर्ष का फूल है वो एक अंश लिया गया है। धरती निर्धूम अग्निकांड बनी हुई है, यानी धरती भयंकर निर्धूम अग्निकांड कब बन जाती है? जब जेठ की जलती धूप में भयंकर गर्मी पड़ती है ना, उसमें। शीर्ष के साथ किसकी तुलना नहीं की जा सकती? शीर्ष के साथ में अगरवधु नामक एक होता है पौधा, उसकी अगरवधु मतलब एक अमलतास होता है, उसकी तुलना नहीं कर सकती। शीर्ष अलग है और आरगवधु है वो अलग है। कबीरदास को क्या पसंद नहीं है? कबीरदास जी को क्या है कि 15 दिन के लिए लहक उठना कबीरदास जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कबीरदास जी के बारे में कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि कबीर को 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं है। यह भी क्या है कि 10 दिन फूले तो फीले फिर खंडड़े और खंकड़े, दिन 10 फूला फूली के खंकड़ बहा पलास। ये वाली पंक्तियां ना अच्छी पंक्तियां हैं, परीक्षा उपयोगी पंक्तियां हैं। शीर्ष कब लहक उठता है? बसंत के आगमन से शीर्ष है वो लहक उठता है। पुराने कवि किन पेड़ों पर झूला यानी पोंखा देखना चाहते थे? बकुल के पेड़ों पे। ये अच्छा प्रश्न है। किसके पेड़ों पर? बकुल के जो पेड़ होते हैं ना, उनके पेड़ों पर। शीरीष का फूल
कौन से साहित्य में बहुत कोमल माना गया? अच्छा प्रश्न, वाकई परीक्षा की दृष्टि से साहित्य, संस्कृत साहित्य में कालिदास जी है ना, उन्होंने शिरीष के फूल को बहुत ही कोमल माना है। किस कवि का शिरीष के फूल पर मतलब पक्षपात रहा था? तो कालिदास जी का शिरीष के फूल पर पक्षपात रहा था, इसीलिए तो उन्होंने मतलब शिरीष को बहुत ही कोमल माना है। शिरीष के जो पुष्प हैं वो केवल भौरों के पदों को कोमल दबाव को ही सहन कर सकते हैं। किसने कहा है? कालिदास जी ने कहा है कि शिरीष के जो पुष्प हैं वो केवल भौरों के कोमल पदों का दबाव ही सहन कर सकते हैं, पक्षियों का तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते। अपन ने पीछे जब पाठ पढ़ा था, ये निबंध पढ़ा था, तो आराम से हर एक बात क्लियर की थी, आप वो वीडियो जरूर देखें। शिरीष के फूलों की कोमलता को देख करके किसने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है? परिवर्तित परिवर्तित कवि का मतलब होता है आने वाले जो आगे वाले एक पीढ़ी के बाद में दूसरे जो कवि आते हैं ना, उन्होंने समझा कि शिरीष का तो सब कुछ ही कोमल है। शिरीष के फूल पाठ के आधार पर बताइए कि जंगल के अपरिचित और अप्रमाणित सत्य क्या है? अपरिचित और अप्रमाणित सत्य है जरा और मृत्यु। क्या है? जरा और मृत्यु। शिरीष के फूल पाठ के आधार पर बताइए कि एक अद्भुत अवधूत किसे कहा गया है? एक अद्भुत अवधूत शिरीष को ही कहा गया है। अनासक्त योगी किसे कहा गया? अनासक्त योगी कालिदास जी को कहा गया, इसीलिए तो उनके मन से मेघदूत जैसा काव्य निकला। गर्व से किसने कहा है कि एक कवि ब्रह्म थे, दूसरे वाल्मीकि थे, तीसरे व्यास थे? कर्नाटक की राजा यानी कर्नाटका की राजा की प्रिया थी ना विज्जिका, उसने कहा है कि एक कवि तो ये हैं वाल्मीकि, एक कवि ब्रह्मा, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। यानी एक ने तो क्या है कि वेदों की रचना की ब्रह्मा ने तो, और वाल्मीकि ने रामायण लिखा और व्यास ने महाभारत लिखा। तो अगर चौथा कोई कवि होने का दावा करता है तो मैं कर्नाटक राजा की प्यारी रानी अपना बायां पांव उसके सिर पर रखती हूँ, अपना बायां चरण। किस आधुनिक हिंदी कवि की तुलना अनासक्ति से की गई है? यानी कौन सा आधुनिक कवि है जिसकी तुलना अनासक्ति से की गई है? सुमित्रानंदन पंत की। और साथ ही साथ में यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की चर्चा भी हुई है, तो दोनों को याद रखना, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि टैगोर में भी अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि राजोद्यान का जो सिंह द्वार होता है ना, वो कितना भी अब्रवेदी क्यों ना हो, अगर उसकी शिल्पकला कितनी सुंदर क्यों ना हो, यदि वह नहीं कहता कि हमारे अंदर आकर सारा रास्ता वो समाप्त हो जाता है। ये पंक्तियां वो रविंद्रनाथ टैगोर की ओर इशारा करती हैं। राजा दुष्यंत ने एक चित्र बनाया लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी। वो कमी क्या थी? उसके मन में ये रह गई, मैं शकुंतला के कानों में क्या है कि शिरीष का पुष्प देना भूल गया। वो यानी जिसके केसर गंडा स्थल लटके हुए थे उसमें वो मतलब शिरीष के फूल देना भूल गया था। हाय वह अवधूत आज कहाँ? यहाँ पर अवधूत किसको कहा गया है? गांधी जी को कहा गया है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा प्रश्न है। कालिदास का कौन सा काव्य अनासक्ति, अनाविल तथा उन्मुक्त हृदय से निकला था? मेघदूत जो काव्य है ना, वो कालिदास का अनासक्त, अनाविल और उन्मुक्त भाव से निकला था। दुख हो या फिर सुख हो, वह हार नहीं मानना, न उदो का लेना ना कोई माधो को देना। जब धरती और आसमान जलते हैं तब भी वह ये हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। किस रचना की पंक्तियां हैं? शिरीष के फूल की पंक्तियां हैं, शिरीष के लिए कही गई हैं। किसके मुंह में संसार की सरस रचनाएं निकलती हैं? अवधूत जो कवि होते हैं ना, उनके मुंह से संसार की सरस रचनाएं हैं वो निकलती हैं, क्योंकि अवधूत होता है ना, वो हर स्थिति में समान भाव से रहता है। कौन से कवि शिरीष के समान ही थे? मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक, कबीरदास जी थे। शिरीष के समान ही थे, बिल्कुल मस्त, बेपरवाह और सरस और मादक थे। आगे बात समझ में? आशा करता हूँ कि पूरा पाठ आपको अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया। अगर किसी प्रकार का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने चाहिए ना परीक्षा की दृष्टि से, वो अपन ने सभी लिए हैं, और इसके साथ साथ में एक बार इसका पूरा सारांश भी अपने रिवीजन हो गया। अगर आप लोगों को ये प्रश्न ऐसा लगता है कि ये प्रश्न मुझे तो समझ में नहीं आ रही, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके माध्यम से आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगेंगे। अब रही बात, मैंने आपको व्यंग्यकार के रूप में एक प्रश्न पूछा था, वो हरिशंकर परसाई जी हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, वो अच्छे व्यंग्यकार हैं। तो इस प्रकार से ये 5-7 जो मैंने आपको कवि लेखक जो भी नाम बताए हैं उनको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जिससे क्या है कि इनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कहानी उपन्यास की बात आती है ना, तो प्रेमचंद से प्रश्न पूछना ही पड़ेगा अगले को, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो बात को? नाटकों की अगर बात आती है तो भारतेंदु जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
और अगर कविता वगैरह की बात आती है तो नागार्जुन जी हैं, अज्ञे हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और छायावाद में चारों ही बढ़िया कवि हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं, महादेवी जी हैं। इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तुलसीदास जी हैं, ये सब बहुत अच्छे कवि हैं। जसवंत सिंह हैं, भूषण हैं, मतीराम हैं, देव हैं, पद्माकर हैं, रीतिकाल के ये जाने माने कवि हैं। यानी इनके आधार पर मतलब रीतिकाल की नींव रखी गई थी, रीतिकाल इन्हीं पे टिका हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ हर एक प्रश्न समझ में आया होगा। अपने मित्रों तक भी वीडियो शेयर कर दिया करो, जिससे क्या है कि और भी विद्यार्थी लाभान्वित हो सके।